वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और बकरा ईद अभी आई भी नहीं होती, जानवर देखकर ही हम लोग ये फ़ैसला कर लेते हैं कि फ़लाँ दिन उसका बारबेक्यू करेंगे, अब उसके बाद ये कबाब बन जाएंगे, अब उसके बाद ये चीज़ कर लेंगे, फिर ये वाला गेट टुगेदर होगा। इस सब में मज़ा तो आता है, लेकिन इस सब में आपकी जो सेहत है वो एट स्टेक हो जाती है कभी कभी। और मैंने हर बार देखा है कि बकरा ईद के बाद जो है वो लोग कहते हैं जी गैस्ट्रो हो गया, या हमारा पेट ख़राब हो गया, या डायरिया हो गया, डिफरेंट डिफरेंट नामों से। मतलब मकसद यही होता है कि पेट ख़राब हो गया, और अस्पताल में भी एडमिशन ज़्यादा हो जाते हैं पेट ख़राबी की वजह से। तो हमने कहा कि इस मौजू को हम पहले ही एक्सप्लॉइट कर लें, एक्सप्लोर कर लें, और इसके बारे में बात कर लें कि भाई आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दुख दे देती हैं, आखिर क्या वजह है ये। सो इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अब्बास। एवरीबडी नोज़ यू डॉक्टर आयशा। हमारी जनरल फिजिशियन है, लेकिन बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और इसी हैसियत से आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ राहिमा शेख हैं जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर आयशा, सवाल मैंने कर ही लिया है। हर दफ़ा आप लोग भी यही करते होंगे, अपने घर में बहुत सारी चीज़ें बनाते होंगे। वैसे तो सबसे पहले एक चीज़ ये बताएं कि कोई ख़ास आप लोग एहतियात करते हैं बकरा ईद पे खाने पीने की चीज़ों में? ख़ास एहतियात ये होनी चाहिए कि हम लोग गोश्त को देख के एक तो एक्साइटेड बहुत हो जाते हैं, ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि जल्दी बहुत होती है। हमारे सब घर वालों ने जल्दी बहुत मचाई हुई होती है कि एक तो कुर्बानी का रश बहुत होता है, लाइक कसाई भी उस वक्त बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं, फिर ये कि उनके टाइमिंग्स होते हैं, इतने में बकरे की कुर्बानी होती है, ठीक है, फिर आपने इतना उसको वो किया हुआ होता है कि आज दावत भी है, घर में सब कुछ है। इतने में जब गोश्त आ रहा होता है तो फिर औरत के ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, जो घर की खातून खाना होती है, कि भाई अब गोश्त आ गया है, अब आप फ़ौरन से डिशेस बना दें, बिरयानी और कोरमा और ये सब चीज़ें, कढ़ाई वगैरह आप सब बना दें। अब वो बेचारी, उसने वो गोश्त को जो है मैनेज भी करना है, फिर उसने डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, सारे हिस्से भी होते हैं ना, अब सारा गोश्त बना के तो नहीं बैठ सकते। तो उसी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसने वो डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है, उसने वो पड़ोसियों के यहाँ भी भिजवाना है। भाई कैसे पता चलेगा पड़ोसियों को कि हमने कुर्बानी की तो वो पड़ोसियों के यहाँ भी जाना है, रिश्तेदारों के भी जाना है, और उसको फटाफट सारी डिशेस भी बनानी है। यहाँ पे ये ऊपर से गर्मी का आलम बहुत बड़ा है, ठीक है। अब वो बेचारी एक औरत है, हेल्प उसके पास है या नहीं है वो एक अलग चीज़ है। उसमें क्या हो जाता है, जो बेसिक मिस्टेक होती है वो ये होती है कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम फेस करते हैं सारे लोग, वो गोश्त जो होता है वो अंडर कुक हो जाता है, अंडर कुक होता है। अच्छा। और इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सारा जो बैक्टीरिया, उसमें 3-4 चीज़ें, उसमें हैंड वॉशिंग है, इसमें किचन की वॉशिंग है, अभी जो हमारे पास टाइम है उसमें रेफ्रिजरेटर की कूलिंग, उसमें फ्रीज़र की कूलिंग, उसमें किचन की सफाई, स्लैब्स की सफाई, उसमें पोल्ट्री अलग रख रही हैं आपको, एग्स अलग रख रहे हैं, उसमें मीट अलग रखना है। औरत ने सारी चीज़ें अलग, सारा सिस्टम मैनेज करना है। उसमें वो ये नहीं कर पाती। उसके बाद गोश्त जो है उन्होंने डाल दिया, उसको फ्राई भी कर रही हैं या नहीं कर रही, या ये उसको पका रही हैं। ऊपर से टेंशन बहुत है, वहाँ से बच्चे भी रो रहे हैं, वहाँ से हस्बैंड भी शोर कर रहे हैं, और रात में जो मेहमानों ने आना है वो भी आपको प्रेशराइज हो रहा है, उसका भी प्रेशर है। तो वो उसमें कच्चा पक्का पकता है, फिर उसमें मसाला जार डाल दिए जाते हैं कि आप उसकी शक्ल ले आएँ, और वो शक्ल लाने की कोशिश में जिस हाई टेम्परेचर पे वो पकना चाहिए है वो नहीं पक पाता, ठीक है। और ऊपर से उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे मिस्टेक होती है, हम जो वैसे गोश्त लेके आते हैं उसमें मसाले भी लगा के रखते हैं, दही भी ऐड ऑन करते हैं, और थोड़ा रिलैक्स उसमें एनवायरनमेंट में बनाते हैं। यहाँ पे वो पहुँचता भी देर से, बनाना भी होता है, तो वो अंडर कुक होने की वजह से उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो सही तरीके से किल नहीं हो पाते। ये बैक्टीरिया वाली बात मैं आपसे भी करना चाहती हूँ, और ये उससे भी पहले, पकाने से पहले, ये जो हमारी गोश्त की हैंडलिंग है, क्योंकि मैं देखती हूँ कितने कितने घंटे गोश्त ऐसे ही रखा रहता है, बाकी काम हो रहे होते हैं, जी कलेजी बननी है, ये होना है, वो होना है, तो बाकी कलेजी लाके पहले दे दो, वो लोगों की ज़्यादा जैसे जल्दी बन जाती है। और उसके अलावा जो गोश्त है, अभी इसके हिस्से करने हैं, या बड़ा जानवर है तो जाहिर है उसमें ये हिस्से करने, वो हिस्से करने, तो उसमें भी 2-3 घंटे वो गोश्त वैसे ही एक्सपोज रहता है। कभी बाहर सड़क पे भी बन रहा होता है, उसके बाद घर के सहन में भी बन रहा होता है। तो ये जो चीज़ है, इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं? अच्छा देखें, हम जो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान होता है क्रॉस कंटेमिनेशन का होता है, कि वो कसाई, एक तो उसके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, जो छुरी जिससे वो काट रहा है, वो कंटेमिनेट हो सकती है, क्योंकि उसने एक उसको वॉश नहीं किया, उसी से दूसरे जानवर को भी काटेगा, वो तो सब इधर से उधर, उधर से उधर फैलाते रहते हैं ना। उसके जो जर्म्स हैं, उसके जो बैक्टीरियाज हैं, वो एक दूसरे से जो है वो क्रॉस कंटेमिनेशन के थ्रू हमारे पास पहुंच जाते हैं। फिर जब आपके पास गोश्त आता है, तो जिसमें आप उसको कैरी कर रहे हैं,
वो क्योंकि प्रॉपर वॉश नहीं होता, वो जूट की इस तरह की किसी बास्केट में हम लेकर आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे पास ब्लड के रिमेन्स होते हैं, तो उसकी वजह से क्रॉस कंटेमिनेशन बढ़ती है। फिर जब हम लेके आते हैं तो हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये है कि हम उसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं कि इसमें से खून निकल जाए, उसके बाद हम उसको डायरेक्टली फ्रीज कर देते हैं। लेकिन जबकि होना उसका तरीका ये चाहिए कि आप उसको पहले प्रॉपरली वॉश करें, पैकेट्स बनाएं, उसको ड्राई करें और फिर उसके बाद आप सारे गोश्त को ना वॉश करें, जो कि बड़ा टायरिंग हो जाता है उसमें। बड़ा टायरिंग भी लगता है। फिर जाहिर सी बात है, जैसे डॉक्टर आयशा ने बोला कि जो जितनी भी खातून होती हैं, जितनी खातून होती है, वो सारे काम में इतना बिजी होती हैं कि उनको लगता है बड़ा हेक्टिक है, जब पकाना होगा निकालेंगे हम उसको डीप या फिर ये है कि वो बोटियां वगैरह उस तरह से बनी होती हैं कि वो सोचती हैं बाद में जब करवाने जाएंगे तब धो लेंगे, या करवा के आएंगे तब धो लेंगे, तब धो लेंगे। उसकी वजह से ब्लड लॉस तो हम देखते हैं कि ब्लड लॉस तो हमें दिख रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो मेजर वाटर कंटेंट होता है एक गोश्त का, वो भी लॉस होने लगता है। फिर आपने अगर उसको डिफ्रॉस्ट कर, आप उसको डिफ्रॉस्ट किया, उसके बाद जब आप उसको निकालते हैं, आप देखते हैं तो वो जो गोश्त एक आप बोलेंगे कि वो जो पिघलने के दौरान उसकी बर्फ़ के साथ साथ जो वो गोश्त निकलता है, उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, उसमें जो पैथोजेंस ग्रो हो रहे होते हैं, वो कुकिंग टाइम से पहले और कंटेमिनेट हो चुका होता है। अच्छा। तो जब तक आप पकाने के लिए पहुंचते हो, वो 80% कंटेमिनेटेड आप गोश्त पका रहे पका जब रहे होते हैं हम हाई फ्लेम पे, तो वो खत्म नहीं जब होता। हम हाई फ्लेम पे उसको पकाते हैं तो उसमें बहुत सारे आपको जो है देखनी पड़ती हैं क्या चीज़ें, जो जिस यूटेंसिल में आप पका रहे हैं क्या वो स्टेरिलाइज्ड है, नहीं है। हम सिर्फ नॉर्मली वॉश करते हैं अपने बर्तन, तो जितने भी बचपन होते हैं, से हम वॉश ही स्टेरिलाइज नहीं करते करते। क्या वो हमने उसको स्टीम किया, हमने उसको पार्स्ट किया, नहीं किया। हम लोग उसको यूजुअली बस जल्दी से डालते हैं, पकाते हैं। क्या वो पानी जिसमें वो पक रहा है, क्या वो बिल्कुल सही साफ पानी है? बहुत सारे आपको मीटर्स उसमें देखने बिल्कुल हम ये सब कुछ नहीं देखते। इस पे हम वापस आते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। आया साहब आप कैसे हैं? लॉन्ग टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके गेस्ट को भी सलाम हो, स्पेशली डॉक्टर आयशा को। इनकी मुस्ताद माशाल्लाह बहुत जबरदस्त होती है। अच्छा देखें, बात ये कि क्योंकि बकरीद पे आपने वैसे ही कर दिया, मेरे तो वैसे ही मुंह में पानी आने लगता है। सारी चीजें हम बाकी औरतों पे इतना जोर डालते हैं कि ये भी बना लो, निहारी भी बनवा लो, कोरमे और तमाम दगत शकत सब बना लो। लेकिन अब होता ये कि हम लोग ना फ्रीजर इतना भर लेते हैं कि शायद वो साल भर, पांच लोगों को मैंने देखा वो साल भर तक वो गोश्त इस्तेमाल करते हैं। एक तो मेरा सवाल ये कि जो गोश्त है ज़ाहिर एक फ्रीजिंग पॉइंट पे उसको खास तौर पे रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि लाइट्स भी जाती हैं, वेरिएशन भी होती हैं, तो आप उसको निकालने बंद करने के अंदर वाकई गोश्त की एक्सपायरी बहुत जल्दी हो जाती है। एक तो इस पे बताइएगा। दूसरा सवाल ये कि डॉक्टर आयशा से, डॉक्टर आयशा हम अगर जैसे हम बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, गोश्त खा लेते हैं, तो हम लोग सिट्रिक सोडा टाइप की चीज या इस टाइप की चीज इस्तेमाल करते हैं हाथने के लिए। इज इट ओके? ये मेरा सवाल है। ठीक है जी, ऑन एयर हम इस पे बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच जी। देखिए, गोश्त को हम फ्रीज़र में जो रखने की इन्होंने बात की है, तो हमारे पास अगर देखा जाए तो बाकायदा लोग इस ईद से पहले फ्रीज़र्स को ख़रीदते हैं और उनके जहन में ये होता है कि जो गोश्त हमने रखना है वो शायद पूरा साल इस्तेमाल होगा। बहुत अगर मैक्सिमम आप इसको लेके चलें तो 1.5 से 2 महीना है, और वरना 1 महीना इसका इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है। और इतना ज़्यादा जो प्रोटीन इंटेक जिसके बारे में इन्होंने बात की, उससे किडनीज़ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपका किडनीज़ इतना ज़्यादा प्रोटीन को ले नहीं चल सकता और उसके ऊपर इतना फ़र्क पड़ता है, प्रोटीन यूरिया के मसाइल हो सकते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। यही जो हमने जितनी प्रोटीन डाइट्स की हैं या कीटो डाइट के बारे में हम बात करते हैं, तो उसका यही तो सारा साइड इफ़ेक्ट होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स लोगों के इतने बढ़ जाते हैं। जब लोगों को कहा जाता है कि भाई आपको अपना वेट लॉस करना है तो आप प्रोटीन डाइट के ऊपर चले जाइए, तो जब वो प्रोटीन डाइट करते हैं और इसी तरीके से जैसे अब ये गोश्त का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होगा, तो उसमें क्या होता है कि हेयर लॉस की तरफ बहुत लोग जाते हैं, स्किन के ऊपर बहुत रिजल्ट पड़ते हैं ख़राब। और दूसरी बात यह है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि किडनीज़ जो हैं वो इतना आपका प्रोटीन फ्लश नहीं कर सकते बॉडी से। तो अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें बनाई हैं या जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, तो हमें वो सारे लेने हैं रेशो के अंदर। प्रोटीन भी लेना है, हमें कार्ब्स भी लेने हैं, हमें फैट्स भी लेने हैं, वाइटामिन और न्यूट्रिएंट्स भी। हम सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट को लेके तो नहीं बैठ सकते। तो ये सब हमें करना। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि सोडा का इस्तेमाल फिर होता है कि जी हाजमा हो जाए। अब ये दोनों सोडा की बात कर लें इसमें, एक तो वो सोडा है जो बाजार से मिलता है, फ्रिजी ड्रिंक्स, एक वो सोडा जो बाकी खाने का सोडा होता है और मिक्स करके वो लोग पीते हैं कि जी हाजमा हो जाएगा। तो ये दोनों सोडा के बारे में बता दें। अच्छा, दोनों सोडे का ये है कि ये जो बेकिंग सोडा जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसमें हम ये कर सकते हैं कि वो गोश्त के गलाने के अंदर बहुत अच्छा काम आता है, लेकिन उससे बेहतर ज़्यादा जो चीज़ है वो ये है कि आप पपीते का इस्तेमाल करें। पपीते का अगर कच्चे पपीते का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत
बहुत अच्छा है। अदरवाइज नहीं, जो पीते हैं लोग सोडा, हाँ उस पे भी मैं आ रही हूँ, वरना ये जो दूसरे वाला सोडा है वो भी पिंच अगर आप गोश्त में लगा देते हैं कि गोश्त के गलाने में काम आता है, क्योंकि सारा चक्कर गोश्त के गलाने का ही है जो अंडर कुक खाते हैं। जो पीने वाला सोडा है वो एक इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, वो आपके जॉइंट्स के लिए बहुत ख़राब है। पीने वाले सोडे को लोगों ने ये भी डालने की कोशिश की है कि दूध के अंदर वो सोडा मिला के पिया जा रहा है। भाई दूध तो बजाते खुद एक अच्छी चीज़ है जो आप जॉइंट्स के लिए, तो आप उसको सोडे के साथ क्यों कंबाइन कर रहे हैं? एक अच्छी चीज़ को बुरी चीज़ के साथ, जब आप अपने जॉइंट्स के लिए, हेल्थ के लिए एक अच्छी चीज़ है, तो दूध सोडा क्यों मिला रहे हैं? दूध सोडा वो टेस्ट के लिए मिलाते हैं, टेस्ट के लिए, तो आप अपने जॉइंट्स का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सो आई थिंक वी हैव टू टेक अ ब्रेक। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो आपसे राहिमा बात करेंगे। और उसके अलावा भी अगर आप कॉल करना चाहते हैं, कोई भी बकरा ईद की ऐसी प्रैक्टिस जो आपके घर में होती है, सेकंड चेक करना चाहते हैं, मशवरा लेना चाहते हैं, दोनों मेहमानों से बात कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ राहिमा शेख और डॉक्टर आयशा अब्बास मौजूद हैं और आज हम बकरा ईद के हवाले से बात कर रहे हैं। बस अभी से तैयारियां आपके घर में भी शुरू हो गई होंगी, तो हमने कहा शो में भी तैयारी के हवाले से बात कर ली जाए और कुछ अच्छे मशवरे आप तक दे दिए जाएं। अपने घर में कोई ऐसी प्रैक्टिस है राहिमा आपकी जो आप लोगों से शेयर करना चाहें? अच्छा, क्योंकि मेरे लिए अभी पहली ईद ऐसी होगी जो जिसमें मैं खुद अकेले कर रही हूँगी काम, लेकिन मेरे अपने पेरेंट्स के घर में जो प्रैक्टिस मैंने देखी है, वो लोग हमेशा गोश्त प्रॉपर वॉश करके उसको जो है वो एक छन्नी में रख के ड्राई करते हैं और फिर वो पैकेट्स बना के उसको जो है ना वो रखते हैं। अच्छा, कोशिश ये करते हैं कि उस दौरान जिस टाइम पे वो ड्राई हो रहा हो उसको ज़्यादातर जो है वो इन्वायरमेंट से एक्सपोजर ना मिले, तो उस पर कोई ना कोई ऐसा जो क्लीन क्लॉथ है उसको कवर कर दिया जाता है ताकि उसमें जो है किसी किस्म के कंटामिनेशन के चांसेस, इस तरह का आप जो नॉर्मली ले सकते हैं। या अब तो ज़्यादातर लॉन के कपड़े इतने होते हैं कि उनके दुपट्टे वगैरह से उसको जो है वो प्रॉपर्ली ढक दिया जाता है। उसके बाद वो पैकेट बन के फ्रीज जो है ना हमारे घर पे होते हैं। और मेरे फादर की एक आदत है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि वो बहुत ज़्यादा गोश्त ना होर्डिंग पे यकीन रखते हो, बोलते हैं कि ठीक है हम पूरे साल अफोर्ड कर सकते हैं, खा सकते हैं, आप एक काम करें जो लोग मुस्तैक हैं उनको दे दें ताकि आपके घर में आपको भी बड़ा कम पकाना पड़े और आप जो है वो इतना ज़्यादा आपके लिए हेक्टिक भी नहीं हो, आपको सोचना पड़े कि रोज़ाना गोश्त खाना है। और हमेशा गोश्त के खाने के बाद जो भी कोई ऐसी डिश हो तो हमारे यहाँ ग्रीन टी जो है ना वो लाजमी पी जाती है, सिनेमन टी लाजमी पी जाती है, ताकि अगर आप जो है वो इतनी ज़्यादा मोबिलिटी नहीं है, आप वॉक नहीं कर सकते, तो वो आप उसको ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं। उसका फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा देखें, ये तो किसी के लिए होता है, किसी की हर बॉडी बहुत अलग रिएक्ट करती है, किसी के लिए होता है, किसी के लिए नहीं होता है। लेकिन ये होता है कि जैसे खाने के बाद आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा हैवी फील होने लगता है, लोगों को लगता है कि हमें हजम नहीं हो रहा या वो डिफरेंट मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप एक नेचुरल ऑप्शन पे जाएं जो आपकी बॉडी को जो है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ना करे। एक कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मोहम्मद खिजर साहब। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी कीजिए। डॉक्टर साहब, आप कह रही हैं कि ईद का गोश्त जो है 1 माह और 1.5 माह से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, इससे किडनी पर असर पड़ता है और वो तो इसका जो गोश्त इतना ज्यादा आ जाएगा उसको फेंक दें, इसका मतलब जो गोश्त ज्यादा है उसे क्या करें? ठीक है, फेंक दें, फिर मतलब कि 1.5 माह में तो नहीं खत्म हो सकता ना? नहीं तो आपने इतना जमा क्यों करना है जो 1.5 माह तक चले? जमा नहीं, आप मतलब कि हमारा ताल्लुक ऐसे है तो आप आ जाता है, खानदान बड़ा है। हाँ, खानदान से आ जाता है। जी जी। आप खुद कुर्बानी करते हैं? नहीं, कुर्बानी नहीं ना करते। अच्छा, तो इसलिए तो सबसे पहले हमारे घर याद आता ना फिर। अच्छा, तो वो कितना जमा हो जाता है, कितने महीने चलता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ जमा इतना हो जाता है कि उसको खत्म नहीं कर सकते ना। हाँ, नहीं मैं वैसे पूछ रही हूँ कितने महीने चलता है फिर गोश्त? नहीं, गोश्त तो मैं कह रहा हूँ 100 kg हो जाता है। अच्छा, 100 kg हो जाता है। ओके, 100 kg हो जाता है, दे भी देते हैं हम वैसे उसमें से। हाँ, फिर भी बाकी क्या करें? हाँ बाकी क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं इस पे। थैंक यू जी। अरे ऐसे भी रिश्तेदार हैं, देखिए मुझे बोला जैसे रिश्तेदार चाहिए 100 kg गोश्त हमारे घर मतलब ये है कि इतना गोश्त सब भेजते हैं कि 100 kg हो जाता है।
क्या बात है। नहीं, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपके माशाल्लाह रिश्तेदार भेजते हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो भेजते हैं। अच्छा, उसमें आप ये कर सकते हैं कि अपने इर्द गिर्द और गिरदोनवा में ये भी देखने की कोशिश करें कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास 1 या 2 केजी गोश्त भी नहीं होगा। हाँ। अगर आपके पास 100 केजी गोश्त है, मैंने अभी आपको इसके इतने नुकसान बता दिए हैं जिसकी वजह से आपके सेहत को बहुत नुकसानात हो सकते हैं। 100 केजी वाकई आपके जिस्म को, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को ज़रूरत नहीं है इस्तेमाल करने की। तो आपने मुझसे इस मसले का हल पूछा है, तो आप अपने इर्द गिर्द नज़र डाल के देखिए, आपको जाते आते सड़क पे, फुटपाथ पे बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आएंगे जिनके पास 1 या 2 केजी भी नहीं होगा। पहले तो आप उसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, फिर आपके पास बच जाएगा 70 या 50 केजी। अब उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप उसका कीमा बनवा के और उसके कबाब बना के, शामी कबाब है, उसमें देखिए मसाले ऐड हो जाते हैं। जब हम अदरक और लहसुन और चने की दाल और बेसन को ऐड कर लेते हैं ना, तो फिर इसकी शेल्फ लाइफ 3 महीने तक चली जाती है। जब हमने ये इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लिए ना, तो फिर ये प्रेजर्वेटिव्स में आ जाते हैं। तो जब आप अदरक और लहसुन और चने की दाल और बेसन और हरा धनिया, पुदीना जो हर्ब्स में आ जाती हैं, और सूखा धनिया और नमक सबसे बड़ी बात है, तो ये सब प्रेजर्वेटिव्स में आता है, तो फिर आप इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। यानी आप अगर शामी कबाब बनाकर रख ले, हाँ, कच्चे कीमे के कबाब हाँ, हैं और ऐसी चीजें, वो आप बना के इसको रख लें। हाँ, आप इसकी बोटी बना के रख लें, आप इसके कच्चे कीमे के कबाब, वैसे शामी मैरिनेशन करके भी जो रख लेते आप हैं, इसको उबाल के रख लें और थोड़ा सा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें और शेल्फ लाइफ बढ़ाने की जो रेसिपीज हैं वो कर लें, तो फिर आप इसको 1 से 3 महीने तक ले जा सकते हैं। फिर आपके गुर्दों के जो बुरे असरात हैं उससे आप वो बच नहीं जाएंगे। होंगे। सबसे बेसिक चीज तो यही है कि शामी कबाब और मुख्तलिफ किस्म के जो कबाब बनते हैं ना घरों में, हाँ, वो ज्यादा गोला प्रिजर्व कबाब किए जा है, सकते शामी हैं, कबाब है, या सीख खुद कबाब आप है। अगर बारबेक्यू वगैरह करते हैं तो हलीम हो भी सकता आप है। बना सकते हैं। हाँ। तो इस तरीके से आप उसको आगे आगे कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं रफीक अहमद बोल रहा हूँ भावनगर जी। जी रफीक साहब। जी डॉक्टर आयशा साहब से बात करनी। डॉक्टर साहब मेरे 5-6 साल हो गए हैं, खाना खाने के बाद ना बाटर आते हैं, उल्टी हो जाती है, गले में बलगम सी बनी रहती है। अच्छा, हर खाने के बाद ऐसी होता है आपको? कि खाने का बाद बस घबराहट जी पैदा होती, गैस पैदा होती मेरे काफी। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच। अब देखिए 5-6 साल से आपको यही मसला हो रहा है कि हर खाना खाने के बाद आपकी उल्टी हो जाती है, लेकिन इसके आपने कुछ प्रॉब्लम्स बताए हैं। एक तो आपको गैस की भी शिकायत हो रही है और बलगम की भी शिकायत हो रही है। तो वो जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वॉमिट की, वो आपको या तो बलगम की प्रॉब्लम की वजह से हो रही है या गैस की प्रॉब्लम की वजह से हो रही है। ठीक है, अब इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो या तो आपको वज़न की ज़्यादती है, उसको आप सेटल डाउन करें। दूसरी बात यह है कि आप खाना जो है उसकी क्वांटिटी को कम करें। आप थोड़ा सा खाइए अपना खाना और उसके बाद आप थोड़ी सी वॉक कीजिए। ठीक है, जो आपके बलगम की प्रॉब्लम है उसको सेटल डाउन करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। आपको बलगम बार बार प्रोड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बलगम की प्रोडक्शन होती है वो खाने को डाइजेस्ट करने में इंटरफेयर करती है। तो उसको जब सेटल करेंगे तो सही हो जाएगा। और थोड़ा सा खाना खा के आप उसको डाइजेस्ट करें, फिर थोड़ा और खाइए। और जो गैस की प्रोडक्शन है उसके लिए ज़रूरी है कि आप खाने के साथ साथ थोड़ा सा दही का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, ऐसी चीज़ ले लें आपने अदरक का, पुदीने का और साथ में आपने हरा धनिया, इसकी आप चटनी भी बना के ले सकते हैं और इसका आप कहवा भी लें, तो उसमें आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, हरी चटनी तो वैसे भी बड़ी फेवरेट भी है, हाँ, ये फेमस वैसे भी है, भी गोश्त आसान के भी साथ है। लेनी चाहिए। हाँ, जब हम ये गोश्त की डिशेज लेंगे तो लोगों को उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी बहुत अच्छी है। अच्छी है ये साथ बहुत में ना, अच्छी है। आपको हाजमा भी हो सकता है हाजमा भी आराम हो से। सकता है, बिल्कुल। और जिस तरह का मौसम है तो मौसम, अच्छा मौसम क्योंकि गर्म है और फिर इसमें खाना भी हम ऐसे ही खाते हैं जिससे हमें गर्मी का एहसास होता है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा, जब हम लोग गोश्त वैसे भी खाते हैं तो वो इतना फैटी होता है क्योंकि ज़्यादातर क्योंकि मटन का यूज़ बहुत कम है। एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, दूसरा ये कि हमारा जो इस्तेमाल अगर रेड मीट में है भी तो वो गाय का गोश्त है जो बहुत ज़्यादा हाई इन फैट होता है, तो बहुत जल्दी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से आप बोलते हैं कि उस फैट की डिपोजिशन की वजह से आपको लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है, ब्लोटिंग होती है, बहुत ब्लोटिंग होने लगती है। या आप अपने देखे होंगे मसल्स लोगों के बहुत ज़्यादा आपने देखेंगे बहुत सैगी होने लगते हैं क्योंकि फैट एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे। तो उसके लिए हम ये बोलते हैं कि जब भी आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ कोई ऐसा ड्रिंक आप इस्तेमाल करें, कोई डिटॉक्स वाटर यूज़ करें जो ओवरऑल आपको पूरे दिन में आपको हेल्प करे आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में। क्योंकि जिस टेम्परेचर पे हम वैसे भी खाना बनाते हैं, हम
ऑयल को इतना पका देते हैं कि वो एक सर्टेन लेवल पे आके हमारे लिए बहुत जो है ना हैजर्डस हो जाता है। वो उसका ऑक्सीडेशन पॉइंट हमारे पास आ जाता है, क्योंकि हम डीप फ्राई करके गोश्त खाते हैं। हाँ। तो अब जब आप तेल को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे फ्राई करते हैं तो उसका एक ऑक्सीडेशन पॉइंट आता है, जहाँ से अगर आप उस तेल को कंज्यूम करेंगे या उस तेल में बनी हुई कोई चीज़ कंज्यूम करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इस सेंस में नुकसानदेह कि आपको फैटी लिवर हो सकता है, आपको हार्ट की डिजीज हो सकती है कोई, क्योंकि एक देखिए फैट है, आपने उसको दोबारा फैट में ही फ्राई किया, फिर उस डबल फैट को आप कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उसके बाद आप ये बताइए कि एक दफ़ा जब हम ऑयल यूज़ करते हैं, जाहिर है वो तो उस लेवल पर पहुंच ही जाता होगा, आम घर में तो नहीं पता कि ऑक्सीडेशन लेवल है या नहीं। सो कितनी बार रेकमेंड करते हैं आप कि उस ऑयल को यूज़ किया जाए, इसके बारे में आप बताएंगे। कॉलर की भी बात सुन लेते हैं, उसके बाद ब्रेक लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आदिल खान बात कर रहा हूँ कराची से जी। काइंडली जो है ना मैदे के मामले में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि मेरा मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, पेट नरम हो जाता है, नरम गज़ा भी खाता हूँ तो भी, ठीक है। हालांकि मिर्ची वगैरह भी नहीं इस्तेमाल करता हूँ, उसके बावजूद जो है ना मेरा पेट ख़राब रहता है। ठीक है, हम इस पे ऑनर बात कर लेंगे। डॉक्टर आयशा आपको इसका जवाब दे देंगी आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि एक ऑयल में अगर आपने एक दफ़ा कुकिंग कर ली है या उसमें फ्राइंग कर ली है तो उसे कितनी दफ़ा घर में यूज़ किया जा सकता है, कंसिडरिंग कि अब महंगाई इतनी हो गई है कि लोग कहते हैं कि शायद मैं यही इस्तेमाल करूँ। हाँ, इस्तेमाल करें। अच्छा देखिए, जब आप किसी भी तेल को बड़ा समझना ज़रूरी है कि आप पहले तेल इस्तेमाल कौन सा कर रहे हैं। हर तेल का अपना एक जो है ना टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑलिव ऑयल की, अगर मैं उसको 45 डिग्री से ज़्यादा पकाती हूँ तो वो ऑक्सीडेशन पॉइंट मीट कर जाता है अपना। लेकिन अगर मैं इसी तरह से पाम ऑयल या कनोला ऑयल है उसको मैं 85 100 इस तक पकाती हूँ तो ये सेफ़ है। लेकिन ऑब्वियसली जो फ्राइंग पॉइंट आता है वो 100 को क्रॉस करने के बाद ही हमें अचीव होता है उसका, तो वहाँ पे वो ऑक्सीडेशन पॉइंट अपना मीट करता है। और वो एक दफ़ा अगर ऑयल रेंसिड हो गया तो दूसरे यूज़ में वो रेंसिड ही कंसिडर होगा, बल्कि उसमें जो रेंसिडिटी है यानी ऑक्सीडेशन पॉइंट है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा जितना आप उसको यूज़ करेंगे। अगर हमें लगता है कि बहुत महंगा है ऑयल और हमें उसको बार बार यूज़ करना है क्योंकि अपने बजट में रह के बहुत चलना होता है, तो आप एक तो कोशिश करेंगे कम तेल इस्तेमाल करें। दूसरा ये कि आप उसको 2 से 3 दफ़ा यूज़ करें, इससे ज़्यादा यूज़ ना करें और सेम प्रोडक्ट के लिए यूज़ करें, क्योंकि क्रॉस कंटेमिनेशन आपके पास उस तेल से भी हो रही है जो आप बार बार यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि मैंने एक अपना कोई भी चीज़ उसमें फ्राई की, बीफ फ्राई किया, उसके वो पैथोजेंस, अगर मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ तो उसके पैथोजन से मीट करके मेरे पास ऐसी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं जो मेरे पेट का ज़्यादा मसला करेंगे। अब हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा केसेस जो रिपोर्ट होते हैं ईद के बाद वो गैस्ट्रोएंटराइटिस की रिपोर्ट होते हैं कि जी पेट ख़राब है, डायरिया है या मोशन सिकनेस हो गई, कुछ इस तरह के ही हमारे पास सारे जो है वो केसेस रिपोर्ट होते हैं। और उसका मसला क्या होता है कि भाई हमने गोश्त इतना खा लेते हैं, हम सुबह नाश्ते में कलेजी का नाश्ता कर रहे होते हैं कुर्बानी के बाद, जो कि सुन्नत कंसिडर होती हैं, उसके बाद भी हम वहाँ से रुकते नहीं हैं। हाँ। हम फिर दोपहर में, शाम में हम और कबाब खाते हैं। जाने आने में भी आप किसी के यहाँ जा रहे हैं तो शामी कबाब चाय के साथ हैं, तो लोगों ने और भी बोटियां बना के रखी हुई हैं, जाने क्या क्या। शामी कबाब एक हद तक सेफेस्ट ऑप्शन होता है आपके पास, क्योंकि वो ओवर पूरा कुक्ड होता है, आप बॉईल करते हैं ना मीट, और उसके बाद आप उसको शैलो फ्राई करते हैं, आप डीप फ्राई नहीं करते, तो इसलिए वो सेफेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आपको तेल दोबारा यूज़ करना है आपको बजट में रह के, तो आप 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं। ठीक है, आपने मैदे के मसले के बारे में बताना है, लेकिन एक और कॉलर है, फिर साथ ही जवाब दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? और कॉल मेरी आवाज़ शायद नहीं जा रही है जी। सो मैदे के हवाले से उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने कहा कि उनका हर वक्त या ज़्यादातर जो है वो अपसेट रहता है, जबकि मिर्चें भी नहीं खाते हैं, लाइट फूड भी खाते हैं उसके बावजूद। अच्छा, अगर ये इतनी एहतियात करते हैं, यानी कि फ्राइड आइटम्स आप बिल्कुल भी नहीं लेते और बाहर का खाना आप नहीं खाते और उसके बावजूद आप इतनी एहतियात करते हैं, देखें आप एक तो पानी का इंटेक अपना रखें, कोल्ड ड्रिंक्स आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और घर का साफ़ सुथरा खाना आपको इस्तेमाल करना चाहिए, बाहर के खानों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी डाइट के अंदर आप केले का इस्तेमाल करें, ठीक है, मैं आपको डाइट प्लान ही बता रही हूँ, खिचड़ी का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें,
और इसमें हम डूज और डोंट्स की एक लिस्ट बनाते हैं। वो तमाम तर चीज़ें जो आपको सूट नहीं कर रही, आप 1 वीक के लिए 1 थंब रूल इस्तेमाल करें, ठीक है। उसमें आप वो सारी चीज़ें निकाल दें और वो तमाम तर चीज़ें जो आपके स्टमक को अपसेट कर रही हैं आप नोट डाउन करें। उसके बावजूद अगर आपका मसला हल नहीं होता तो उसमें हमें कुछ एक तो ब्लड टेस्ट रिक्वायर होते हैं, ठीक है, और प्लस हम साथ में जो है मेडिसिन दे देते हैं, जैसे टैबलेट हेडिजोल है, टैबलेट नेक्सम है, ये मैं स्टार्ट करवा देती हूँ। 1 मंथ के लिए आपकी तबीयत बहुत बेहतर हो जाती है, फिर उसको 1 मंथ और हम दे देते हैं। बहुत अगर आपके सिवियर केसेस हैं तो फिर हमें एंडोस्कोपी करानी पड़ती है। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ और क्या सवाल है? जी, मेरा ये सवाल है कि मैं जो भी खाना खाती हूँ मुझे हजम नहीं होता है और मेरी एज तकरीबन 50 है और आजकल खांसी इतनी ज्यादा हो रही है कि बलगम के साथ, और रात में नींद बहुत खराब होती है, नींद पूरी नहीं होती, तकरीबन महीना हो गया है। अच्छा, कोई दवा ली वैसे आपने? डॉक्टर को दिखाया था? नहीं, डॉक्टर से मैंने टाइम लिया हुआ है 28 तारीख तक, लेकिन मैं उनको दिखाऊंगी। डॉक्टर 28 को जब ईद आ जाएगी, ईद मुबारक करने जाएंगी डॉक्टर से हैं? अभी नहीं, बस ये कि तकलीफ अभी बहुत है ना, तो टाइम उनका बहुत मुश्किल से मिलता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। दोनों से हम पूछ लेते हैं इस हवाले से, क्या आपको मशवरा देंगे जी। ये क्या कह रही हैं कि दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो इनका भी मैदे का इशू है और एक इनको खांसी बहुत अरसे से है, बलगम बहुत ज़्यादा है, रात को सोया भी नहीं जाता जिसकी वजह से। अच्छा, तो उसमें यह है कि रात को सोने से पहले एक तो आपने दूध या जो भी ऐसी चीज़ें जो कि बलगम को प्रोड्यूस करती हैं या बढ़ा सकती हैं, जिसमें केले का इस्तेमाल है, दही का इस्तेमाल है, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल है, ये आपने रात को बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। और रात को आपने 8 से 9 बजे खाने को कंप्लीट कर दीजिए और फिर एक कहवा बना लीजिए। उसमें आप अदरक ले लीजिए, ठीक है, उसमें आपने सौंफ लेना है, ज़ीरा लेना है, 2 पुदीने के पत्ते, ये कहवा आप बना के पी लें। और फिर 1 बड़ा चम्मच आपने शहद का, उसको आप चम्मच के साथ गरम कर लें और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च ये आप लें, तो इससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप नेबुलाइजर ले सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप स्टीम को इनहेल कर लिया करें और उससे आपके जो बलगम की प्रोडक्शन है इसमें बहुत फ़ायदा होगा। जो मैदे की एहतियात है वो वही सवाल जिसका जवाब अभी दिया है उसमें आपका भी आंसर है। ठीक है, जल्दी से आप मैदे का थोड़ा सा कोई फूड फॉर थॉट दे देखिए, दीजिए। ये है कि जब भी आप अभी वैसे भी ईद पे जब हम खाना बनाएंगे तो कोशिश करें यखनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि यखनी जो है ना वो एक पूरा मील कंसिडर करते हैं। दूसरा, आपको एक तो वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा और वो एज ए एपेटाइजर आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को ज़्यादातर हम जो गोश्त इंट्रोड्यूस करते हैं, खांसी वगैरह, और ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल कम रखें, क्योंकि एक तो शुगर लेवल इतना ज़्यादा होता है कि वो आपके लिए वैसे भी बड़ा नुकसानदेह होता है। वो खाना हजम नहीं कर रही होती, वो आपको बहुत ज़्यादा फुलनेस की फीलिंग देती है, आपको लगता है कि वो खाना हजम हो गया और आपने कम खाया होता है उसकी वजह से। तो पोर्शन कंट्रोल करें जितना आपने खाना है, और हमेशा अपने जितना भी आपका वेट है पर केजी से 0.68 ग्राम्स हम जो है ना वो बोलते हैं कि आप खाएं। तो अगर आप 50 केजी हैं तो उसके हिसाब से 0.68 को मल्टीप्लाई करें, जितना ग्राम हाँ आपका मीट आ रहा है, रेड मीट आप उतना यूज़ करें, उतना यूज़ करें। सो विद दैट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और ये तमाम बातों का मेरे ख्याल में और भी बहुत सारे सवालात होंगे, लेकिन वो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिए, फेस्टिविटीज़ को एंजॉय कीजिए, लेकिन ये ख्याल रखिए कि फेस्टिविटी के साथ या फेस्टिविटी का एंड जो है ना वो हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए। जब खुशी है, खुशियाँ हैं, खुशियों में रहें, अच्छी तरीके से रहें, लेकिन ओवरडू ना करें किसी भी मामले में कि एंड अप आप जो है ना अस्पताल के बेड पे कर रहे हो और घर वाले भी परेशान हो रहे हो और आप भी परेशान हो रहे हो। ये तो वो चीज़ें जो हम जानते ही हैं, अब तो नेट है और बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो आपको हमेशा आगाह करते रहते हैं। तो इस आगाही को, इंफॉर्मेशन को समझ लीजिए और अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।